जब मेरा नाम अनाउंस किया, मुझे बताया, तो उसके फ़ौरन बाद वहीं ग्राउंड के अंदर ही की बात है, तो सबसे पहले मुझे मुबारकबाद आके सुनील गावस्कर साहब ने दी थी। किसी भी प्लेयर से पहले उन्होंने पर्सनली ऑल द वे आए, मेरे करीब आके उन्होंने कहा, उनके अल्फाज ये थे, योर फादर मस्ट बी अ वेरी प्राउड मैन टुडे। मेरे टाइम के ऊपर तो ये चीज़ें बहुत बेतहाशा शुरू में हुई, लेकिन अल्लाह का बेतहाशा करम हुआ कि ना वो डैडी के नाम को कोई कम कर सके थे, कि अल्लाह पाक इज़्ज़त देने वाले। मैं हूं अब्दुल रशीद शकूर और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल सेकंड इनिंग्स। आज मैं एक ऐसी शख्सियत के घर में मौजूद हूं कि जिनकी खिदमात किसी से ढकी छुपी नहीं है। इंटरनेशनल क्रिकेट में पाकिस्तान की पहचान, पाकिस्तान की क्रिकेट के इब्तदाई बरसों में पाकिस्तान ने जो फतूहात हासिल की, जिस तरह की पाकिस्तान की परफॉर्मेंस रही, उसमें इन शख्सियत का जो है वो अमल दखल सबसे ज़्यादा नुमाया रहा। जी हाँ, आप इस तस्वीर को देख रहे होंगे, ये एक पूरी हिस्ट्री है। पाकिस्तान की क्रिकेट की एक पूरी तारीख जो है इस तस्वीर में सिमो गई है। और आज मैं हनीफ मोहम्मद साहब के साहबजादे शुएब मोहम्मद, जो ख़ुद पाकिस्तान की तरफ से उन्होंने टेस्ट और वनडे में बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दी, ज़बरदस्त करियर रहा। एक ऐसा घराना कि जो कहते हैं कि फ़न जो है वो किसी की मीरास नहीं होता, लेकिन चिराग से चिराग जलता है। तो आज मैं शुएब मोहम्मद साहब के साथ मौजूद हूँ। शुएब भाई, बहुत शुक्रिया आपका सेकंड इनिंग्स के लिए जो है मुझसे बात करने के लिए, बहुत शुक्रिया आपका। शकुर भाई, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू। शुएब भाई, ये बताएं कि आपके और आपके वालिद हनीफ मोहम्मद के जब करियर पर नज़र डालते हैं तो बड़ी मुमासलत नज़र आती है। दोनों का डेब्यू जो है वो इंडिया में हुआ, 203 रन की इनिंग्स। इसी तरह इंडिया के खिलाफ आपकी 2 सेंचुरियां, हनीफ मोहम्मद साहब की भी 2 सेंचुरियां, तो बड़ी चीज़ें कॉमन नज़र आती हैं। तो किस तरह इस चीज़ को देखते हैं? इंडियन जो फैक्टर है, मतलब आपने इंडिया के साथ भी क्रिकेट खेली, उन्होंने भी खेली, किस तरह का सिलसिला रहा ये इंडिया के साथ? बाकी फिर बातें तो होती रहेंगी। बिल्कुल शकुर भाई, इसमें कुदरत की बात है एक तो, और दूसरा ये कि इत्तेफाक की बात ये भी है कि नाज़रीन को बताते चलें कि ओनली फादर एंड सन जिन्होंने डबल सेंचुरी की, पिछले 1-1.5 महीना पहले चंद्रपॉल के बेटे ने भी की, तो अब वो भी इसके पार्ट हो गए। वरना 32 साल से ये रिकॉर्ड पाकिस्तान के पास वाहिद हमारे पास ही था। लेकिन हमारी इत्तेफाक की बात है, अभी एक नहीं 2 डबल सेंचुरियाँ इनकी भी हैं, हमारी भी हैं, तो वो फिर भी पाकिस्तान का नाम ज़्यादा ऊपर आता है। लेकिन बात ये कि इंडिया की जो आपने बात की, उसमें डेफिनेटली एक एस्पेक्ट ये भी आता है कि एक नेबरिंग कंट्री ज़रूर है, लेकिन एक आर्च राइवल भी है, और उनके अगेंस्ट कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कुछ करने का अंदर से एक जील जेस्ट अंदर से आता है कि जी इनके अगेंस्ट तो आपने बहुत ज़्यादा अच्छा करने की कोशिश करनी है। इसलिए कि फ्रॉम बॉयज़ टू मैन बनने का भी एक जो जितना प्रेशर ज़्यादा होता है, और इंडिया से ज़्यादा कोई सीरीज़ ऐसी नहीं होती कि जिसमें प्रेशर ज़्यादा हो पाकिस्तान के प्लेयरों पे या नेशन पे इटसेल्फ। तो एक तरह से वो प्रेशर को लेके आगे चलना, और कोई परफॉर्मेंस हाईलाइटेड कोई परफॉर्मेंस हो तो उसमें बहुत खुशी भी होती है। और मुझे तो यही होता था कि जब मेरी कोई परफॉर्मेंस होती थी, मुझे अंदाज़ा होता था कि घर में कितना डैडी को लोग अप्रिशिएट कर रहे होंगे, मिठाई फूल लेके आना, और वो फ़ोन पे मुझे बताते थे कि ये आए, मुबारकबाद दी, उस तरह। तो बहुत ये खुशी की बात हमेशा रही है। और प्रॉब्ली ये एक रीज़न भी था कि जितना आप प्रेशर देखें, जो प्लेयर्स प्रेशर इतना सस्टेन नहीं कर पाते, वो इतना हाईलाइट नहीं होते, या उनके दुनिया में इतना नाम नहीं हो पाता, या इस किस्म की चीज़ें। तो जिस तरह डैडी ने भी बहुत इसलिए कि बहुत कम उम्र में उन्होंने 16 इयर्स में स्टार्टअप किया, और वहीं पहली 50 इन्होंने वहाँ क्रॉस की, और फिर बेताशा जो बड़े बड़े जो रिकॉर्ड्स किए, जब
इसलिए कि लोगों का यही कहना होता था कि अगर ये आउट हो गए तो पूरी टीम फौरन आउट हो जाएगी। शायद प्रॉब्ली इसीलिए उसी सीरीज के अंदर इनको लिटिल मास्टर और वो मेरी एक मरतबा बात हुई कहा जमशेद गया। मारकर साहब से, तो कहने लगे कि हम कमेंट्री में जब कर रहे होते थे तो हमें है ना हर वक्त दिल में ना धड़का लगा रहता था, धक 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 हो रहा होता दिल कि हनीफ मोहम्मद अगर आउट हो गए तो पाकिस्तान की बैटिंग लाइन का क्या होगा। तो वो आपकी बात बिल्कुल सही है कि उस जमाने में यानी वो मैच बचाने की ढाल भी थे और मैच जितवाने की कुंजी भी थे वो। हाँ बिल्कुल। इसलिए कि अल्लाह ने उनको बेताशा सलाहियतें कुदरतन दी हुई थी, लेकिन उनका ये कहना था मैं प्लेयर तो नॉर्मल जैसे दूसरे प्लेयर थे उसी तरह का मैं प्लेयर था। वो खुद के अल्फाजों में तो ये कहते हैं, लेकिन दूसरे जितने उनके देखने वाले हैं वो ऐसा नहीं कहते। वो उनके अल्फाज आप सुने तो मतलब यकीन ना आने वाले अल्फाज वो यूज़ करते हैं कि आज के भी प्लेयरों से वो कंपैरिजन जब कर रहे होते हैं तो वो कहते हैं कि हनीफ साहब की बात ही निराली थी और बहुत ही आउटस्टैंडिंग, ज़्यादा एबिलिटी रखते थे। लेकिन उनका पर्सनली खुद का ये कहना था कि मेरी जो की टू सक्सेस जो हमेशा जो रहा वो दो रीज़न्स की वजह से रहा। एक तो उनका कंसंट्रेशन लेवल और पेशेंस, ये दोनों चीज़ें वो बेताशा अपनी मानते थे, खुद भी मानते थे कि दूसरे लोगों से ज़्यादा है मेरी और मैं उससे फ़ायदा उठाता हूँ। अच्छा शोएब भाई, एक चीज़ बताएं कि हनीफ मोहम्मद साहब का भी जिक्र और भी हमने करना है। 1983-84 में पाकिस्तान की टीम ज़हीर अब्बास की क़यादत में इंडिया जाती है, उसमें आप भी शामिल हैं। जालंधर में आपको टेस्ट कैप मिलती है। उस वक्त क्या फीलिंग्स थी कि उसी मुल्क में आके आपको टेस्ट कैप मिल रही है जहां फादर ने जो है वो अपना करियर शुरू किया था? बहुत खुशी की लम्हात थे वो। लेकिन इसमें एक और बड़ा, जब मेरा नाम अनाउंस किया, मुझे बताया, तो उसके फ़ौरन बाद वहीं ग्राउंड के अंदर ही की बात है, तो सबसे पहले मुझे मुबारकबाद आके सुनील गावस्कर साहब ने दी थी। किसी भी प्लेयर से पहले उन्होंने पर्सनली ऑल द वे आए मेरे करीब आके, उन्होंने कहा, उनके अल्फाज ये थे, योर फादर मस्ट बी अ वेरी प्राउड मैन टुडे। ये अल्फाज एग्जैक्टली मुझे आज भी याद हैं और मैंने बहुत उनका थैंक यू किया। और तो इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि दूसरे भी इस चीज़ को कितना सेंस कर रहे थे कि ये मेरे लिए क्या मोमेंट होगा, या हनीफ साहब के लिए क्या बैक होम क्या मोमेंट होगा कि जब मैं अपना पहला टेस्ट में एंट्री जब दी। अच्छा, आपने सुनील गावस्कर का जिक्र किया, तो हम जब हनीफ भाई के करियर को देखते हैं तो इंडिया के बहुत से खिलाड़ियों के साथ उनके पर्सनल ताल्लुकात, दोस्तियां, ये सब चीज़ें रहीं मतलब उस दौर में। और उसमें हम एक तस्वीर ख़ास तौर पर देखते हैं, मंसूर अली खान पटौदी के साथ उनकी तस्वीर होती है लॉर्ड्स पे। जी। तो जो उनके साथी थे, उनके साथ खेलने वाले, उनके अगेंस्ट भी जो खेले हैं, मैं इंडियन प्लेयर्स की बात कर रहा हूँ या दूसरे जो प्लेयर्स हैं, फिर उनसे आपका इंटरेक्शन रहा, राब्ता रहा हनीफ भाई के जाने के बाद भी, कि वो खिलाड़ी जो हैं वो आपसे राब्ते में रहे हों और मतलब जब भी मिले हुए हों या फ़ोन पे या वैसे मैसेजिंग पे राब्ता हो, जैसे सर गैरी सोबर्स हैं, पटौदी हैं, और इस तरह के भी कई प्लेयर थे उस ज़माने में? नहीं, असल में डैडी के साथ जो पहले जो प्लेयर खेले हुए थे उनसे तो मेरा इंटरेक्शन कभी ऐसा नहीं हो पाया। लेकिन लाला अमरनाथ के जो बेटे हैं मोहिंदर के साथ तो अगेंस्ट हम खेले और वो बिल्कुल उनके साथ बड़ा अच्छा टाइम रहा। लेकिन उनके दूसरे जो एक बेटे हैं राजेंद्र, वो कोई एक उनकी ऑटोबायोग्राफी लिख रहे थे लाला अमरनाथ के ऊपर, तो उन्होंने फिर मुझे कॉल की और फिर अब उनसे एवरी नाउ एंड देन बात बिल्कुल होती है और क्रिकेट के ऊपर एक्सचेंज करते हैं। तो मैंने फिर उनके कोई 15-20 सवाल थे और बड़े इंटरेस्टिंग सवाल उन्होंने किए डैडी से कि उस टाइम के ऊपर किस तरह का माहौल था, क्या प्रिपरेशन होती थी और बेताशा और बातें। तो सारी फिर व्हाट्सएप के ऊपर वो उनसे सवाल बताता था, फिर वो जवाब उनको वो दे नहीं, वो तो वो किताब के अंदर उन्होंने वो सारी चीज़ें वो डाली। अच्छा, आपने अंडर 19 टीम के साथ भी इंडिया का टूर किया, उसके बाद फिर डेब्यू टूर आपका टेस्ट का जो हुआ 1983, फिर 87 की जो एक मशहूर पाकिस्तान की जो हमेशा क्रिकेट की तारीख की एक बहुत बड़ी सीरीज़ के इंडिया में इंडिया को हराना टेस्ट सीरीज़,
उसके बाद फिर नेहरू कप है। तो इंडिया भी आप काफ़ी गए और वहाँ खेला। किस तरह देखते हैं कि इंडिया पाकिस्तान की जो राइवलरी है, जिस तरह भी आपने शुरू में जिक्र किया कि एक प्लेयर को बड़ा स्ट्रांग मेंटली वो होता है, इंजॉय कितना किया? देखिए उन टाइम्स में ये होता था कि इतनी कोई सिक्योरिटी लेवल्स इतने हाई नहीं होते थे, और क्रिकेटर की जो लाइफ जो है वो 9 to 5 सिर्फ नहीं होती थी, इसलिए कि बहुत से लोग मिलना भी चाहते थे और पार्टीज होना, और लोग दावतों में बुलाते थे बड़े बड़े लोग, और उनके उसमें जाके एक्सचेंज ऑफ वर्ड्स करना, तो बड़ा अच्छा माहौल होता था। अब तो आज के ज़माने में तो आप ना किसी से मिल सकते हैं, ना एक आध कोई ऑफिशियल कोई डिनर है तो बस वो आप अटेंड कर रहे होते हैं, ना आप किसी को इनवाइट कर सकते हैं, ना आप किसी के पास जा सकते हैं ऑन योर ओन। तो वो टाइम मैं समझता हूँ कि फिर भी बहुत ही खूबसूरत टाइम में से था, और बहुत आप लाइफ एंजॉय भी करते थे, और डिफरेंट माहौल था, और फार मच बेटर देन टुडे। हनीफ भाई का एक बहुत मशहूर जो इंडिया का जो टूर था 1960-61 का, उसमें था कि लता मंगेशकर ने खुद जो है वो ख्वाहिश ज़ाहिर की और वो उनके होटल पहुंची और गुलदस्ते के साथ, और फिर उन्होंने दावत दी। मतलब मुश्ताक भी थे उस वक्त उस टूर पे, और शायद आपकी वालदा भी थी, हनीफ भाई की वालदा आपकी जो दादी। जी। तो फिल्म स्टूडियो का भी उन्होंने कहा कि आप आके विजिट, और उनको करवाया ये वो। तो ये क्या आपके साथ भी इस तरह रहा, मौका मिला? जैसे आपने इतने टूर किए, कभी बॉलीवुड की कोई फिल्म की शूटिंग या इस तरह का कोई लम्हा, खिलाड़ियों से तो मिलते हैं, फिल्मी अदाकाराओं के साथ भी कुछ मुलाकातें और इस तरह का कुछ रहा सिलसिला आपका शुरू? नहीं, इनविटेशन तो फिल्म स्टार्स की तरफ से बहुत आते रहे, लेकिन हमारा इसलिए कि इंडिया के मैचेस के ऊपर प्रेशर इतना होता था कि कर्फ्यू टाइमिंग हमारे लग जाते थे, अबाउट 10:30 ऐसे कुछ टाइम होता था। तो अब वो टाइम ही ऐसा होता था, उससे पहले आप जो दावत होती थी उस पर जाके वापस आना बड़ा मुश्किल होता था, तो ज़्यादातर तो नहीं जा सके, लेकिन और बहुत से लोगों से बहुत मुलाकातें रही। संजय दत्त, अमजद खान, शशि कपूर, और एक्ट्रेसेस में भी काफ़ी सारे लोग थे। तो बचा कौन? आपने ऐसे बड़े बड़े नाम ले लिए। मतलब ये कि बड़ा अच्छा, जैसे मैंने बताया ना कि वो टाइम और आज के टाइम में बड़ा ज़्यादा फ़र्क हो गया है, ड्यू टू सर्टेन रीजंस नोन टू एवरीबॉडी। तो उसकी वजह से उस वक्त का मेरा कहना ये है कि वो टाइम ज़्यादा अच्छे थे, कि आप लाइफ भी एंजॉय करते थे, और क्रिकेट मतलब एक जेल की तरह, जेल ब्लॉक में आप आ गए, बस मैच खेला आ गए, तो वो बड़ा डिफरेंट टाइम्स के हिसाब से ज़्यादा बेहतर, मेरे अंदाजे से वो ज़्यादा बेहतर टाइम्स थे। 1987 की टीम इंडिया जाती है, चेन्नई का पहला टेस्ट मैच आप सेंचुरी करते हैं, उसके बाद फिर ईडन गार्डन्स का टेस्ट मैच जयपुर, फिर क्या हुआ? मतलब कोई इंजरी हो गई थी या आपको बिठा दिया? इतना यानी शानदार आगाज एक सेंचुरी के बाद फिर क्या हुआ था ये? नहीं, वो एक्चुअली टेस्ट मैच भी इस तरह मिला था कि बॉम्बे में हमारा एक 3-day मैच था मेरे ख्याल से, जस्ट बिफोर द फर्स्ट टेस्ट, तो उसमें मेरी सेंचुरी हुई थी। बड़ा अच्छा मुझे इनिंग आज भी याद है कि बहुत अच्छी टाइमिंग और मज़ेदार बैटिंग हुई थी। तो मुझे फर्स्ट टेस्ट मिला, और उसमें शायद उन दिनों बड़ा टाइमिंग मेरी बड़ी अच्छी हुई थी कि वो शॉट्स वगैरह, बल्कि एक मुझे याद है कि जब मैं टेस्ट मैच से पहले वाला जो मैच था उसमें मैं नॉकिंग कर रहा था, तो मेरा बैट का हैंडल टूट गया, जिससे मैंने टेस्ट मैच भी खेलना था उसके, मतलब अगर कभी मौका मिलता, इसलिए कि उस वक्त तक टेस्ट नहीं खेला था मैं, तो वो टूट गया। तो फिर सलीम मलिक का एक प्रैक्टिस बैट था, तो मैंने उससे बोला कि भाई ये मुझे खेलने की, तो वो उसका प्रैक्टिस बैट था, तो उसने मुझे दे दिया। तो मैंने उसी मैच में जो 3-day मैच था उसमें खेला, तो बड़ा अच्छा मेरे हाथ पे फील आई, और वो सेंचुरी हुई। और फिर इसी तरह अल्लाह का करम हुआ कि पहले टेस्ट मैच में भी सेंचुरी, और दूसरी इनिंग में मेरे ख्याल में 45 पे आउट हुआ था। तो लेकिन उसके बाद जो मैचेस थे कैलकाटा में, शायद 28 या पता नहीं ऐसे कुछ याद नहीं है मुझे, तो इतना स्कोर नहीं हुआ। तो जो 5th टेस्ट जो था बेंगलोर वाला, उसमें मैं ड्रॉप हो गया था।
तो उसमें बस मैं नहीं खेल सका था, उससे पहले वाले मैचेस खेला। लेकिन फिर उसके बाद मेरे ख्याल से 87 में उसके बाद आने के बाद वेस्ट इंडीज़ का टूर था, और फास्ट बॉलिंग के ऊपर ज़रा ये होता था कि एक एंड ब्लॉक करने वाला कोई प्लेयर ऐसा हो। तो इमरान खान साहब को मुझ पे ट्रस्ट काफ़ी था कि फास्ट बॉलिंग अच्छा खेलता हूँ। या जो ट्रायल मैचेस हुए उसमें जब ट्रायल मैचेस हुए तो मैंने कुछ शॉट्स हुक शॉट वगैरह, इसलिए कि हुक शॉट मेरा मेन स्कोरिंग शॉट होता था। और तो उसकी वजह से फिर उन्होंने ड्यूरिंग प्रैक्टिस मैचेस ही मुझसे पूछा कि कौन ज़्यादा अच्छी बॉलिंग कर रहा है। तो इसका मतलब मुझे बड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ा कि जी मुझसे पूछें तो इसका मतलब ये है कि मुझ पे कॉन्फिडेंस। और वो सीरीज भी आपकी बड़ी अच्छी गई थी, और जिसमें जी, आपने मतलब बड़ी जावेद भाई के बाद सेकंड हाईएस्ट पूरे टूर का मेरा ही था, और पूरी सीरीज़ का। और उसमें हम थर्ड टेस्ट मैच तो जीतने वाले थे, वहाँ काफ़ी चीटिंग की वहाँ वेस्ट इंडियन अंपायर्स ने, और वो मैच हम आखिरी वाला मेरे ख्याल हार गए थे। पहला टेस्ट हम जीते, दूसरा ड्रॉ हुआ, और फिर लास्ट मैच हम हार गए। तो इस तरह वो सीरीज़ ड्रॉ हो गई थी। तो लेकिन जीतना चाहिए था हमारे को, और वो काफ़ी ज़्यादा हमारे अगेंस्ट उन्होंने अंपायरिंग सीखी। तो अंग्रेज़ कुछ एक दो मेरे ख्याल स्किट करके नाम है, उन्होंने लिखा था 88 की जो वेस्ट इंडीज़ की जो टीम थी वो अनशेकेबल थी, और उनको उनके मुल्क में जाके टफ टाइम्स देना या उनको हराना भी वो बहुत ही कमाल की बात थी। उन्होंने 3-4 पूरी सीरीज़ के अंदर सिर्फ नाम अपने आर्टिकल में, काफ़ी बड़ा आर्टिकल था, मैंने पढ़ा, वो 3-4 नाम ही सिर्फ लिए थे, जिसके अंदर एक मेरा भी नाम था। क्या क्या फीलिंग्स थी जब ब्रिज टाउन बारबाडोस जब पहुंचे, तो पता चला ये तो वही जगह है जहां फादर ने हिस्ट्री क्रिएट की थी, 337 रन, 970 मिनट, और ये सारी चीज़ें रही थी। तो आपने भी वहाँ पे 50 स्कोर की उस टेस्ट मैचों में। तो किस तरह ये जी हाँ, फीलिंग्स क्या थी? वो यकूर भाई वहाँ जब डैडी गए होंगे तो मुझे अंदाज़ा तो ये तो पता था कि 30 डेज बाय शिप लगे थे वहाँ पहुँचने में। यानी आज का कोई प्लेयर तो बिल्कुल ही प्रैक्टिस में ना हो तो शायद बिल्कुल भूल ही जाए क्रिकेट। लेकिन ये कि उनके लिए कितना टफ टाइम्स होंगे, इसे कि नो बॉल का भी रूल नहीं था, 6 दिन का टेस्ट होता था, और काफ़ी दुनिया के फास्टेस्ट बॉलर, और बारबाडोस की विकेट उस वक्त दुनिया की फास्टेस्ट विकेट्स में मानी जाती थी। तो बहुत कमाल का वो टाइम होगा जिस वक्त उन्होंने 3.5 दिन बैटिंग की, और वर्ल्ड रिकॉर्ड जो आज भी है माशाल्लाह से पाकिस्तान के पास है, और वो हनीफ साहब को मौका अल्लाह ने दिया और वो बना सके और टेस्ट मैच बचा लिया, जो कि सर्टन अंदाज़ा था कि वो टेस्ट मैच पाकिस्तान हार जाएगा। लेकिन मेरी भी 54 पहली इनिंग में और 64 दूसरी इनिंग में मैं कर सका था। बस वो 1 रन लेने के लिए विव रिचर्ड्स को वो ऐसे ही चेंज ऑफ बॉलिंग के लिए आए 1-2 ओवर के लिए, और मैंने 1 रन के लिए किया था, टॉप एज जाके इजी कॉटन बोल्ड हो गया। वरना मुझे बहुत अफसोस हुआ उस इनिंग का कि अगर मेरी भी सेंचुरी हो पाती, इसलिए कि बड़ा अच्छा मैं खेल रहा था, और काफ़ी फास्ट बॉलर्स उससे अंदाज़ा लगा सकते हैं। बाज़ दफ़ा बॉल यहाँ से जाती थी, कान से आवाज़ आती थी कि अगर आप मिस कर देते हुक शॉट, इसलिए मैं हुक शॉट ज़्यादातर वहाँ अटेम्प्ट करता था। तो उसमें कभी कुछ दफ़ा ऐसा भी हुआ कि मिस भी हुई, जो बॉल बल्ले में नहीं आई और करीब से निकल गई, तो कानों को भी आवाज़ आती थी कि इतनी ख़तरनाक, मेरा कहना मतलब है, बॉलिंग थी। मार्शल वगैरह और एमरोज, वॉल्श और ये तमाम बॉलर्स थे। अच्छा शोएब भाई, जो घर का माहौल है, वालिद नो डाउट मतलब एक रहनुमा होता है, अपने औलाद को, अपने बच्चों को गाइड कर रहा होता है, रहनुमाई कर रहा होता है, लेकिन आपका जो घराना है, मतलब चचा ताया सब क्रिकेटर, और उस पाए के क्रिकेटर के जिसकी फैमिली जो है वो दुनिया भर में जो है जिसका तस्करा होता है। तो वालिद से तो रहनुमाई मिली, जो आपके अंकल्स हैं उनमें कौन आप करीब रहा जिससे बहुत ज़्यादा आपका क्रिकेट के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो ताल्लुक़ रहा हो, मशवरे और गाइडेंस वगैरह?
देखिए, मुश्ताक मोहम्मद साहब के साथ हम 2 साल खेले और PIA की तरफ से वो हमारे कैप्टन थे। तो उनके साथ और उनके अगेंस्ट मतलब उनके साथ जब बैटिंग दूसरे एंड के ऊपर बैटिंग कर रहे होते थे या टीम मीटिंग्स में या ड्यूरिंग इवन जब हम फील्डिंग पे होते थे, तो उनकी बातें में बहुत वज़न होता था और वो बड़ी इम्प्रेसिव होती थी। और इसीलिए पाकिस्तान के लिए भी जब उन्होंने कैप्टनसी जब कर रहे होते थे तो लोग उनकी कैप्टनसी की आज भी इसीलिए बात करते हैं। तो वहाँ से बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस मिला अपार्ट फ्रॉम डैडी से, कि डैडी से सबसे ज़्यादा मुझे इंस्पिरेशन भी थी। और उनके साथ PIA कोल्ड्स में जब स्टार्टअप किया था तो वहाँ से बहुत सी चीज़ें सीखने को, बेताशा सीखने को मिला। और नॉट ओनली माई सेल्फ बट ऑल द रेस्ट ऑफ द प्लेयर्स हु हैड प्लेड एट दैट टाइम। और हमें आज भी उसका इसीलिए बहुत सी चीज़ों में फ़ायदा होता है। अगर खेल ड्यूरिंग गेम ऑफ प्ले नहीं हुआ तो एटलीस्ट कमेंटेटिंग के टाइम के ऊपर वो चीज़ें जहन में होती हैं। कुछ बेटे के बारे में बात कर लें, शहज़र के बारे में, कि हनीफ मोहम्मद डबल सेंचुरी, शुएब मोहम्मद डबल सेंचुरी, बेटा आया उसने भी डबल सेंचुरी। तो मतलब लग रहा है कि एक ऐसी शानदार रिवायत, ट्रेडिशन है कि जो अब जारी है और इसका जो है कोई रुकने का सिलसिला नहीं है। नहीं, अल्लाह ने बड़ा करम किया कि जब शहज़र इसलिए कि अमेरिका में वहाँ हाई स्कूलिंग वगैरह करके जब आया तो यहाँ उसको एडजस्ट होने में नेचुरली मुश्किलात तो शुरू में आई, लेकिन बेताशा बहुत मेहनत की और उसने अपना शुरू ही के टाइम के ऊपर जब सिंध से खेल रहे थे, वो मुल्तान में एक मैच था और अच्छी लाइवली पेस विकेट थी, उस पे 265 रन्स किए। और बहुत बेताशा खुशी हुई कि जब मतलब वर्ल्ड रिकॉर्ड बुक्स में उसका भी नाम आया कि जी 3rd जनरेशन में से डबल सेंचुरी हुई। लेकिन ये कि उसके साथ मेरे ख्याल से सिंध की टीम के जो मैनेजमेंट का जो बिहेवियर और जो एटीट्यूड था, मैं को जो चीज़ें पता चली वो इतना अच्छा नहीं था। और उसको वो जब वर्ल्ड रिकॉर्ड किया है इसने, उसमें रिकॉर्ड बुक्स में आया इसका नाम, तो उसके दूसरा या तीसरा मैच ही उसको ड्रॉप कर दिया। और जब कोई एक मैच गीले विकेट के ऊपर लो स्कोरिंग हुआ तो मौका मिला तो फ़ौरन उसके बाद तो इसकी ये कुछ चीज़ें थोड़ा सेटबैक है कि यहाँ कराची में या सिंध की जो टीमों की मैनेजमेंट समहाउ दी अदर, हालांकि उनका कोई हमारे से कोई डायरेक्ट इंटरेक्शन या कोई वो नहीं है, लेकिन समहाउ दी अदर कोई जेलसी या इस किस्म की चीज़ें जो नहीं होनी चाहिए वो उस तरह से देखने में आई और वो कैरी ऑन कर रही हैं। हनीफ मोहम्मद साहब का जो टेस्ट करियर का अख्तिताम हुआ वो भी बड़ा अफसोसनाक उस अंदाज से था कि उनको कह दिया कि भाई आप मीडिया बैठा हुआ है, जाएं जाके रिटायरमेंट का ऐलान कर दें, जो चीज़ें सबको दुनिया को पता है। जब हनीफ मोहम्मद साहब की जो ऑटोबायोग्राफी है, किताब है, उसको जब हम पढ़ते हैं और उसमें आपका पूरा उन्होंने तफसील से आपका पूरा लाइफ और करियर जो है उन्होंने एक्सप्लेन किया, और उसमें जब मैं पढ़ता हूँ तो एक चीज़ नज़र आती है कि जो चीज़ हनीफ साहब के साथ हुई वो आपके साथ भी हुई, विक्टिमाइज के भाई उनको जो है इस तरह मौके नहीं मिले। अब आप अपने बेटे के बारे में, तो ये क्या सिलसिला है? मतलब आप समझते हैं कि ये चीज़ें जो हैं वो क्यों चली आई एक तसलसल में? इसका कोई ऐसा कोई सर्टन जवाब तो देना मुश्किल है, लेकिन ये सिर्फ इसके अंदर यही है कि आउट ऑफ जेलसी ये चीज़ें होती हैं। जब कोई प्लेयर खुद कुछ नहीं कर पाता तो वो एटलीस्ट उस एक लो कैडर में आके अपने आप को, अगर पावर में है तो वो फिर इस तरह के इम्प्लीमेंटेशन या एक्शन लेता है जिसकी वजह से कि जिस सामने वाले को आसानी ना हो, मुश्किलात हों या इस किस्म की चीज़ें। लेकिन मेरे टाइम के ऊपर तो ये चीज़ें बहुत बेतहाशा शुरू में हुई, लेकिन अल्लाह का बेतहाशा करम हुआ कि ना वो डैडी के नाम को कोई कम कर सके थे कि अल्लाह पाक इज़्ज़त देने वाले। और मेरा भी जो वर्ल्ड रिकॉर्ड और जो चीज़ें जैसे मैंने आपको बताया कि, बल्कि आपके व्यूअर्स के लिए एक और भी न्यूज़ है कि दुनिया में सिर्फ 5 प्लेयर्स हैं जिन्होंने 5 लगातार टेस्ट मैच में 5 सेंचुरियाँ की हैं।
अगेंस्ट वन कंट्री। उसमें सर डॉन ब्रैडमैन, नील हार्वे, फिर अल्लाह ने मुझ पे करम किया, फिर चौथे पे जैक कैलिस और 5वें नंबर पे स्टीव स्मिथ। तो ये 5 प्लेयर हैं। तो ये पाकिस्तान के लिए कितनी बड़ी बात है। तो मतलब कहने की बात ये है, और बेतहाशा और बहुत सी चीज़ें हैं। बात यह है कि वो बल्ला नहीं रोक सकते वैसे किसी का, और अपने वो टाइम ज़रूर ज़ाया होता है, और जो एक प्लेयर का क्वालिटी टाइम होता है वो ज़रूर उसमें अफेक्ट करता है, लेकिन किसी का आप बैट नहीं रोक सकते। तो मेरे लिए तो वो कुछ नहीं कर सके जब तक मैं खेलता रहा और वर्ल्ड रैंकिंग में भी नाम आया दुनिया में। बल्कि इस छत के नीचे पूरी दुनिया में शायद जितने रिकॉर्ड, इस छत के नीचे जहां आप बैठे हैं, पूरी दुनिया में एक छत के नीचे इतने रिकॉर्ड्स किसी के घर पे नहीं होंगे, मेरा अंदाज़ा है। अच्छा, आपने आखिरी एक दो चीज़ें हैं जो बस आपसे वो है कि जिस तरह आपने कहा कि एक छत के नीचे तो इतने सारे क्रिकेटर्स और ये सब चीज़ें, तो जो मोहम्मद ब्रदर्स का जब भी नाम आता है तो उनकी मदर का भी जो है वो आता है कि जिस तरह वो कैरम और बैडमिंटन की चैम्पियन, मुझे याद है मैंने एक जो आर्टिकल लिखा उसमें वो चीज़ मुझे पता चली कि वो 2 ट्रॉफियाँ लेकर आई घर पे और तमाम अपने बच्चों को कहा कि देखो मैं औरत होकर ये 2 टूर्नामेंट जीती हूँ, तुम लोग तो जब यंग हो तुमने इससे ज़्यादा अचीव करना है। और माशाल्लाह उस फैमिली ने, आपकी फैमिली ने जो है वो, आपके फादर, आपके चचा, अंकल, उन्होंने वो चीज़ अचीव की। दादी की कुछ यादें हैं? बिल्कुल, वो हमारे साथ भी यहाँ काफ़ी रहती रही। कभी इंग्लैंड में, वज़ीर साहब वहाँ इंग्लैंड में रहते थे, तो कभी उनके घर या सादिक साहब के वहाँ, तो हर जगह वो मूव अराउंड करती रही। और लेकिन ये कि जो स्पिरिट है, हाई स्पिरिट्स में आप हमेशा, उनकी बातों से ये फीलिंग आती थी कि आपने हाई स्पिरिट्स में रहना है, अपने आप को कभी नीचे नहीं गिराना है। तो और कॉन्फिडेंस जो है एक ऐसी चीज़ है कि वो हर मुश्किलात में से आपको निकालने की कैपेबिलिटी रखती है, लेकिन आपको अंदर से पहले स्ट्रांग होना पड़ता है। अंदर से स्ट्रांग जब आप होंगे, जब आपकी मेहनत इतनी हुई होगी, जब आपने फिज़िकल ट्रेनिंग जब इतनी ज़्यादा की हो कि आप मेंटली भी स्ट्रांग हो जाएं। तो ये इंट्रिकेसीज ऑफ क्रिकेट हैं। तो ये बहुत सी चीज़ें हम वहाँ से उनसे सीखी। और ये बिल्कुल जैसे कि हमारे दादा भी क्लब क्रिकेट वगैरह खेलते थे, तो इस तरह ये क्रिकेट गेम हमारे जब डैडी जब छोटे होंगे तो वहाँ से ये इन लोगों ने, सारे भाइयों ने शुरू किया, और वहाँ से भी खेलते खेलते दुनिया में नाम कमाया। आखिरी सवाल शेख भाई, के घर का जो माहौल है, जाहिर सी बात है कि बहुत से क्रिकेटर से मैंने बात की, स्पोर्ट्स पर्सन से, तो वो कहते हैं कि जब हम घर पे आते हैं तो वो अपनी चीज़ को वहीं ग्राउंड में छोड़ के आ जाते हैं। लेकिन मुझे यकीन है कि जो आपकी जो फैमिली है ना, उसके साथ ये नहीं होगा, क्योंकि इतनी गहरी आप लोगों की एक इन्वॉल्वमेंट इस क्रिकेट से, खेल से, इतनी मोहब्बत, तो लगता नहीं है कि घर के अंदर क्रिकेट पे बात ना होती होगी। किस तरह होता है कि मतलब खाने की अगर कोई फरमाइश करनी है तो एक्स्ट्रा कवर बिरयानी या जो है वो पाए, जो है वो पॉइंट, इस तरह, मतलब मजाकन में कह रहा हूँ, लेकिन वो जो जिस तरह का एक माहौल बनता है घर में, तो वो किस तरह रहा? नहीं, बात बिल्कुल आपने सही की कि हमारे वहाँ ऐसा नहीं है कि कोई मोमेंट ऑफ टाइम या कोई मेहमान आए हुए हो या जानने वाले दोस्त के क्रिकेट के ऊपर बात ना हो रही हो। और इसलिए कि हमारा इंटरेक्शन या रिलेशन टू द गेम ऑफ क्रिकेट इतना लंबा रहा है, और इतनी उसके अंदर चीज़ें हैं कि 2 भाई जो हैं वो पाकिस्तान के कैप्टन भी रहे, उनकी परफॉर्मेंसेस, डैडी के वर्ल्ड रिकॉर्ड्स, और फिर अल्लाह ने मुझ पे करम किया, शहज़र का भी टाइम पे उसने भी वर्ल्ड रिकॉर्ड बुक्स में आया। तो जाहिर सी बात है कि कभी उसकी कोई चीज़ हाईलाइट हो जाती है, कभी किसकी, कभी मेरी, कभी दूसरे की, तो वो टॉपिक लेकिन अबाउट क्रिकेट ही हमेशा से रहा है। आपका पॉइंट बिल्कुल वैलिड है कि, और बल्कि मैं अभी भी पिछले 2-3 दिन या 4 दिन पहले काफ़ी 20-15, जब से हज से वापस आने के बाद माशाल्लाह से अल्लाह ने करम किया, तो उसके बाद फिर बहुत सी चीज़ें, जब कभी यूट्यूब लगाऊं तो मैं पुराने जो सीरीज़
50, 60s और 70s की जो क्रिकेट है उसमें बड़े बड़े प्लेयरों के अपनी उस पे देख रहा हूँ काफ़ी अरसे से मैं पिछले दिनों, और बहुत मज़ा आता है और घंटों, मतलब कोई और चीज़ लगाने का दिल ही नहीं चाहता है, जैसे कि इतने बड़े बड़े नाम और उनका क्या स्टाइल ऑफ प्ले और वो किस तरह खेलते थे या नाम कैसे कमाया, तो वो तमाम चीज़ें देख के बहुत मज़ा भी आता है और सीखने को मिलता है। आप क्रिकेट हमेशा देख के बहुत अच्छे तरीके से सीख सकते हैं। अगर आपके पास कोई बताने वाला नहीं भी है तो आप इंट्रिकेट आई से, गौर से आप अगर माइन्यूट छोटी छोटी चीज़ें नोट करें तो आप बेतहाशा कम टाइम में कोई अच्छी चीज़ सीख सकते हैं। एक चीज़ जो आपसे पूछनी है, जिस तरह आपने अभी जिक्र किया कि देख के आदमी जो है ना सीखता है, वालिद साहब को, हनीफ मोहम्मद साहब को खुद अपने सामने और मतलब खेलते हुए किस तरह आपने देखा है? क्योंकि आपका जो फर्स्ट क्लास डेब्यू है 76 में हुआ है, जी 77 जी 77 का सीजन था, जिसमें आपने सेंचुरी की थी पहली मैच, फर्स्ट क्लास, लास्ट मैच में भी सेंचुरी है मेरी। अच्छा जी हाँ 163। तो यानी डेब्यू पे आपकी जो सेंचुरी है, और उनका फर्स्ट क्लास करियर जो है वो 76 77 पे, नहीं 74 में डैडी ने लास्ट खेला था। जी हाँ। तो कभी कुछ है, यादें हैं उनको यानी उस तरह खेलते हुए देखने का? नहीं, मैं पीआईए के जब नेट्स होते थे या पाक क्रिसेंट से वो खेलते थे, तो कभी कभार उनके साथ वहाँ जब ग्राउंड जाता था, और ख़ासतौर पे प्रैक्टिस पे जब पीआईए की रेगुलर होती थी, तो वो कहते थे कि अगर तेज़ बॉल हो तो हाथ नहीं डालना है हो, तो मेरी बड़ी कोशिश होती थी कि मैं बड़ा कोई हाथ डाल के गेंद रोक लूँ या उनके मैच में एज 12th मैन जाके मैं फील्डिंग कर लूँ, तो बड़ा बहुत। और घर में भी मुझे फील्डिंग कोई भी चीज़ होती थी, गोल जिसका शेप होता था, मुझे फील्डिंग कैचेस डॉज दे के ये वो, तो मुझे बड़ा मज़ा आता था कि जब डैडी इस तरह मेरे साथ इंटरेक्ट करते थे। फिर वहाँ जब प्रैक्टिस में जैसे मैं बता रहा था, तो वो अपनी ऑफ स्टंप को ये है वो कम से कम कोई 18 इंच या 15 इंच और दूर रख देते थे और कहते थे कि इसमें से निकाल दो तो भी मैं आउट हूँ। तो वो अपने आप को चैलेंज करने वाली बात है। वो मुझे बाद में अंदाज़ा हुआ कि ये क्यों कर रहे हैं, तो फिर उससे ये इससे कि ज़्यादा इंसान और अलर्ट हो जाएगा, लेंथ और लाइन को बिल्कुल जहन में रखेगा, और वो बॉल एक भी बीट नहीं होना मांगते थे। तो और इसी तरह वही चीज़ मेरे में भी आई, और मैं भी कोई बाज़ दफ़ा सेंचुरी भी होती थी तो उसमें हार्डली कुछ इक्का दुक्का कोई बॉलें होती थी कि इंसान प्लेड एंड मिस आउटसाइड द ऑफ स्टंप। यहाँ डोमेस्टिक सर्किट के जो सेंचुरीज़ हैं उसका तो मुझे याद है, इंटरनेशनल तो याद नहीं है, लेकिन ये चीज़ वहाँ से इंस्पायर करने वाली बात है कि वहाँ से स्ट्रॉन्ग पॉइंट मेरे में आया। और एक दिन जो मेरा जो कहते हैं कि जो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पॉइंट था कि आउट स्विंगिंग बॉल जो होती थी, बॉल विकेटों के बहुत करीब होती थी, उसको मैं छोड़ दिया करता था और वो कीपर के पास चली जाती थी, वरना दूसरे बैट्समैन वो स्विंगिंग बॉल पे खेलते थे और एज लग जाती थी। तो वो एक दिन हम यहाँ बाहर रोड पे खेल रहे थे, तो वो हाफ टेप बॉल, वो जो स्विंगिंग बॉल होती है, तो वो डैडी को हमने कहा कि आए बहुत इतना देखें आप क्या कारनामा करते हैं, यहाँ तो 2 बॉल भी आप नहीं खेल सकेंगे। तो वो आए, उन्होंने पहली बॉल मैंने इतनी लंबी इन स्विंग की, उन्होंने खेल ली। दूसरी बॉल मैंने बड़ी लाके वहीं से गेंद आउट स्विंग की, जो इसलिए कि हाफ टेप थी तो इतना इतना स्विंग हो रहा था, उन्हें यूँ आए और यूँ आके यूँ करके बैट हटा लिया। मैं परेशान, मैंने कहा यार ये कैसे किया इन्होंने, लेकिन वो समहाउ रजिस्टर हो गई। और फिर मेरा भी तरीका ये हुआ कि यूँ खेलते खेलते यहाँ से यूँ बैट, वरना पहले बैट यूँ उठाया करता था, लेकिन वो कुदरतन बस अंदर वो शायद ब्लड में ही था, तो ये यूँ करके मेरी भी आदत बन गई और उसकी वजह से मुझे पूरे अपने कैरियर में बहुत फ़ायदा हुआ। शुएब भाई, कोई रिकॉर्डिंग हनीफ भाई की किसी मैच की कोई महफूज है आपके पास, अपने रिकॉर्ड में रखी हुई है? नहीं, बहुत सी मैंने जो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड 11 की जो पहली जो बनी थी वर्ल्ड 11 की टीम, उसके अंदर रॉथमन्स की, उसमें उसके कुछ शॉट्स हैं, अलग अलग जगहों के इंडिया के कुछ शॉट्स हैं टेस्ट मैचेस के, लेकिन प्रॉपर पूरी लंबी इनिंग कोई भी नहीं है। कहते हैं कि 187 नॉट आउट जो लॉर्ड्स पे किए थे वो बहुत देखने वाली इनिंग थी, और टेस्ट मैच उन्होंने
बचाया था। आसिफ इकबाल साहब ने 75 किए थे उस मैच में, तो बहुत ग्रेट इनिंग्स थी। और जिस तरह जॉन स्नो और उनके फास्ट बॉलर्स बड़े अच्छे नाम वाले, और गेंद उस ज़माने में विकेटें बहुत तेज़ होती थी, सीम करती थी, घास वो छोड़ते थे इंग्लैंड में। अब तो बिल्कुल ही डेड ड्राई विकेट्स होती हैं और घास बिल्कुल नहीं होती है उनके ऊपर, यूजली देखने में भी नहीं आती। तो बड़ा मुश्किल टाइम था, लेकिन वो बहुत आई विश के कभी वो बीबीसी वाले से बात हुई है एक टाइम पे, तो उन्होंने कहा हमारे पास है, लेकिन अभी तक तो खैर हम अवेल नहीं कर सके वो। मैं इस गुफ्तगू का अख्तिताम, चूँकि हमने एक ख़ास जो वीडियो है, जो क्लिप है, वो हमेशा हम यूट्यूब पे और कभी भी जहाँ पे भी देखते हैं, तो यकीन जाने कि एक ऐसी फीलिंग्स आती हैं कि बता नहीं सकता। और वो है ओवल का टेस्ट मैच, जिसमें हनीफ भाई के थ्रो पे जो है वो आखिरी विकेट गिरी और पाकिस्तान वो मैच जीता। जी जी बिल्कुल। तो वो चीज़ें, शुएब भाई बहुत अच्छी गुफ्तगू रही, यकीन जाने बड़ा मज़ा आया। और आपका बहुत शुक्रिया। आपका शुक्रिया। थैंक यू सर, थैंक यू, सो काइंड।